स्ट्रक्चर कंसिस्ट ऑफ टेक्स्ट, ऐसे ही है। तस्वीरें भी हैं, तस्वीर क्योंकि अभी हमने डिस्कस नहीं की इसलिए मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। अभी तक मैं कह रहा हूँ कि हमारी वेबसाइट में जो कंटेंट है वो किस शक्ल में है, टेक्स्ट की शक्ल में है। अगर तो अब मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो टेक्स्ट है ये रीडेबल कैसे होगा। रीडेबल ये ऐसे होगा कि ये पैराग्राफ्स की शक्ल में लिखा जाएगा। लेकिन फिर मुझे पता कैसे लगेगा कि भाई ये इतने सारे पैराग्राफ्स हैं, इनमें से कौन कौन से पैराग्राफ्स क्या रिप्रेजेंट करना चाह रहे हैं। तो फिर हम क्या करेंगे, हर पैराग्राफ को कोई ना कोई हेडर लगा देंगे। वो जो हेडर्स लगे होंगे वो क्या बताएंगे कि भाई ये जो पैराग्राफ है ये इसका कॉन्सेप्ट है, ये इसकी हेडलाइन है। अब 10 पैराग्राफ्स हैं पूरी वेबसाइट में, फॉर एग्जांपल 15 पैराग्राफ्स हैं, 6 पैराग्राफ्स हैं, तो अब वो जो हेडर्स होंगे वो कंटेंट को डिफाइन करे कि भाई कौन सा आपका पॉइंट मेन हेडलाइन है और कौन सा आपका पॉइंट सब हेडलाइन है। तो अब हम कुछ पॉइंट्स को हेडर के तौर पर लगाते हैं, ऊपर हेडिंग लिख देते हैं। अगर फॉर एग्जांपल मैं कहूँ बोल्ड कर देता हूँ तो हेडिंग तो बन गई ना, टेक्स्ट बड़ा कर देता हूँ फिर भी हेडिंग बन गई, हेडलाइन बड़ी टेक्स्ट छोटा, इट्स ओके, हेडिंग तो बन चुकी हुई है हमारी। अब लेकिन क्राउलर को कैसे पता लगेगा कि इसमें से हेडिंग कौन सी है? भाई फॉर्मेटिंग से तो नहीं पता लगेगा। क्राउलर कहता है कि मैं आपको 6 हेडिंग स्टाइल दे रहा हूँ, इन हेडिंग स्टाइल्स को आपने अपना स्ट्रक्चर डिफाइन करने के लिए इस्तेमाल करना है, और आपने जहां ये कहना चाह रहे होंगे कि ये आपका मेन टॉपिक है वहां पर आप H1 लगा दो, और जो आपके सब टॉपिक्स होंगे वहां पर आगे से H2 भी कर सकते हो, H3 भी कर सकते हो। आगे चले जाते हैं, फिर हम ये कहते हैं कि आगे फिर मैं स्टार्ट लेता हूं H2 से, और उसके बाद आगे से सब टॉपिक्स बना लेता हूं H3 के साथ। तो अब वो उसका सब मेन कंटेंट हो गया H2 वाला, और उसके आगे से ये वो स्ट्रक्चर है जिसको क्राउलर अंडरस्टैंड कर रहा है। क्राउलर इन चीजों को समझ के आपको रैंक करवाएगा, ठीक है। अब हम जरा चलते हैं आगे, और अब हम आज एक और टैग देखने जा रहे हैं। इमेजेस की बात होती है। अब देखें, अब दूसरा कंटेंट इमेजेस आ गए हमारी वेबसाइट पे। जो दूसरा कंटेंट है वो क्या है? तस्वीरें हैं। बहुत सारी तस्वीरें लगी होती हैं भाई। एक तो वेबसाइट में स्लाइडर लगा होता है, सबको पता है स्लाइडर क्या होता है? स्लाइडर किसे बोलते हैं? जल्दी जल्दी बताएं फिर मैं आपको पढ़ता जाऊं जी। मूवेबल पिक्चर्स होती हैं, ओके। आमतौर पर कहां पर होता है स्लाइडर? नहीं, कहां पे होता है वेबसाइट पे? कहां पे होता है? हेड पे होता है, बिल्कुल टॉप पर हेडर लगा होता है, ऐसे ही है ना, बिल्कुल टॉप पर। वहां पर तस्वीर आ गई, फिर हम पैराग्राफ पढ़ते जा रहे हैं, रीड करते जा रहे हैं, आगे से और तस्वीरें भी नजर आने लगी हुई हैं। तो मतलब स्लाइडर में भी तस्वीरें हैं, और वो एनिमेट हो रही हैं तो तस्वीरें, लेकिन वो जब यूँ लेफ्ट राइट ड्रैग होती हैं तो हमें लगता है कि वो एनिमेशन है, लेकिन एक्चुअली तो वो स्लाइडर्स में तस्वीरें हैं जिनको एनिमेट मूव किया जा रहा है, ठीक है, नेविगेट करने लगे हुए हैं हम लोग, ठीक हो गया। तो अब हम बात करने जा रहे हैं अगली तस्वीरों की। इमेजेस की बात हो रही है। इसका मतलब क्या हुआ कि एक वेबसाइट पर बहुत सारी तस्वीरें हैं। अब वो जो तस्वीरें हैं वो कैसे लगी हुई हैं, क्राउलर उन तस्वीरों को कैसे देखता है? बेटा चेयर कम होगी तो साइड से ले आए, कमरे से ले आए, ठीक है। मतलब आज के दौर में अगर हम ये कहें कि हमारा मैसेज कैसे अच्छा जाएगा, टाइपिंग से, तस्वीरों से, के वीडियो से? वीडियो से। वीडियो के बाद तस्वीरों से, और बहुत ही लो लेवल के ऊपर अगर हम कोई मैसेज कम्युनिकेट करना चाह रहे हैं तो सिंपल टेक्स्ट से जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपकी वेबसाइट पर तस्वीरें भी होनी चाहिए, मगर टेक्स्ट भी होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि टेक्स्ट नहीं होना चाहिए, टेक्स्ट भी होना चाहिए। अब हम जरा ये देख लेते हैं कि इमेजेस जो हमें वेबसाइट के ऊपर नजर आते हैं उनके फॉर्मेट्स क्या होते हैं। आपको पता ही है मेरा ख्याल है, फिर भी मैं एक दफा कर देता हूँ। JPG होता है, PNG होता है, फॉर्मेट्स और भी बहुत सारे हैं लेकिन ज़्यादातर यही वाले होते हैं। अच्छा, एक हमारे पास होता है जिसको हम बोलते हैं थर्ड जनरेशन फॉर्मेट। हाँ, ये एक फॉर्मेट है, इसको हम कहते हैं भाई ये थर्ड जनरेशन फॉर्मेट है, बल्कि थर्ड बोल दिया मैंने, सॉरी, इसको बोलें आप थर्ड की बजाय बोलें नेक्स्ट जनरेशन फॉर्मेट, ठीक है। यानी ये आज का फॉर्मेट नहीं है, ये अपकमिंग फॉर्मेट है जो कि अडॉप्ट हो चुका हुआ है वेबसाइट्स में, दैट इज और भी हो सकते हैं मगर इसको हम ज़्यादा फॉलो कर रहे हैं, WebP को। अब
अब अगर हम फोटोशॉप इस्तेमाल करें, इलिस्ट्रेटर इस्तेमाल करें, तो वहाँ पर सेव एज में आपको जेपीजी भी मिलेगा, वहाँ पर सेव एज में आपको पीएनजी भी मिलेगा, वहाँ पर सेव एज में आपको वेब पी अभी नहीं मिल रहा ना, अभी वेब पी कोई फॉर्मेट उसने बनाया नहीं हुआ। इसका मतलब क्या हुआ कि बहुत ही कोई नेक्स्ट जनरेशन फॉर्मेट है, अभी तक एप्लीकेशन में भी नहीं आया हुआ, मगर वेबसाइट के लिए एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सपोर्टेड फॉर्मेट है। यानी हम रेकमेंड करते हैं, जब मैं एसईओ शुरू करता हूं किसी वेबसाइट की और उसकी इमेज ऑप्टिमाइजेशन करनी होती है, तो सबसे पहले जो हम ऑडिट करते हैं वो ये देखते हैं कि यहाँ पर कितने इमेजेस हैं और उन इमेजेस के फॉर्मेट्स क्या हैं। और हमारी ख्वाहिश यही होती है कि भाई हम इन सब इमेजेस को वेब पी बना दें, सिवाय फेविकॉन के। सिर्फ फेविकॉन को छोड़ देते हैं, फेविकॉन पे वेब पी शो नहीं होगा सही तरह से, अलबत्ता उसके अलावा हर जगह पर वेब पी फॉर्मेट शो हो जाएगा। वेब पी फॉर्मेट बेसिकली बना हुआ है ब्राउजर के लिए। आप अक्सर पीएनजी को माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में भी ले आते हो, एक्सेल में भी ले आते हो ना, लेकिन जो वेब पी है वो बनाई, वो वेब पी का फॉर्मेट, वेब पी की फाइल जो आपकी वर्ड में नहीं आएगी, एक्सेल में भी इंपोर्ट नहीं होगी, बल्कि वो किसके लिए, वो स्पेशली बनी हुई है ब्राउजर के लिए, चाहे वो एज का ब्राउजर हो, चाहे वो ये वाला हो क्रोम हो, चाहे वो फायरफॉक्स हो, उसके लिए बनी है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हम क्या करते हैं, इनको वेब पी में कन्वर्ट करते हैं। इसके लिए हम ऑनलाइन टेक्नोलॉजी को यूज़ करेंगे। इंटरनेट पे जाकर हमें बहुत सारे कन्वर्टर्स मिल जाएंगे, जो पीएनजी टू वेब पी भी होंगे, जो जेपीजी टू वेब पी होंगे, और इसके साथ साथ हमारे पास बहुत सारे ऑप्टिमाइजेशन, इमेज ऑप्टिमाइजेशन के टूल्स भी होंगे। इसका क्या मतलब है, भाई मेरे पास एक इमेज है, वो 1 MB का है, 1 MB की इमेज तो आपकी वेबसाइट पे नहीं होनी चाहिए ना। गूगल हमें रिकमेंड करता है कि भाई 100 से 200 किलोबाइट्स मैक्सिमम। तो अगर आपका कोई ज़्यादा ग्राफिकल मैसेज है तो आप उसको 300 पे ले जाओ, लेकिन हमारी ख्वाहिश क्या होती है कि 200 तक रखें, इससे बड़ा ना इमेज बनाएं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इमेज को हमें कंप्रेस भी करना पड़ता है। ये भी हमारे पास ऑनलाइन टूल्स मौजूद हैं। यानी कि पीएनजी को पीएनजी ही रखूँ मैं, बेशक पीएनजी टू पीएनजी ही करूँगा, मगर करूँगा क्या, कंप्रेस करूँगा कि भाई एक फॉर्मेट, एक साइज जो है उसका बन रहा है वो 800 किलोबाइट्स का या 1 MB का। जब मैं उसे कंप्रेस करूँगा तो हो सकता है कि वो 200 किलोबाइट्स या 300 किलोबाइट्स पे आ जाए। तो ये दो चीज़ें हमें साथ साथ देखनी है। अब 2-3 चीज़ें मैंने बताई हैं, अभी मैंने टैग नहीं बताया, अभी मैंने एसईओ के पॉइंट से आपको कुछ चीज़ें इसकी बताई हैं, ठीक है। अब जरा अगर हम इसका टैग देखें तो क्या है जी, इसका टैग है IMG। सबको बताइए नाम है क्या एट्रीब्यूट है, टैग का नाम है क्या एट्रीब्यूट है, नाम है भाई, सिंपल, जो शुरू में आता है वो टैग का नाम ही होता है। SRC स्टैंड्स फॉर सोर्स इक्वल्स टू डबल कोटेशन और फाइल नेम। कौन सी फाइल, HTML, ग्राफिक, कोई भी फाइल, HTML नहीं भाई, या तो PNG होगी या JPG होगी या WebP होगी, या और भी कोई अगर इस्तेमाल कर रहे हो आप, करनी तो नहीं चाहिए हमें, लेकिन हाँ। अच्छा, आपकी वेबसाइट खुलनी कहाँ पर है, लोग मोबाइल पकड़ के बैठे हुए हैं ना, क्या किसी ने आपकी तस्वीर को बड़ा कर करके देखना है कि भाई इसकी क्वालिटी अच्छी है कि बुरी है। ऑलरेडी हम कह रहे हैं हमने तो छोटी तस्वीरें खोल दी हैं, लेकिन क्वालिटी खराब नहीं होगी। मगर ये भी माइंडसेट रखना है कि आपकी वेबसाइट मोस्टली किस पे खुलनी है, मोबाइल पे खुलनी है, ठीक है। तो जो चीज़ खुलनी ही मोबाइल के ऊपर है उसका फॉर्मेट तो वैसे ही छोटा होना चाहिए। हो गया, ये फाइल नेम लिखा मैंने नहीं लिखा कि abc.jpg, ताकि आप ये ना समझें कि बस JPG होगी। भाई फाइल नेम, चाहे वो JPG की फाइल होगी तो abc.jpg हो जाएगी, वो PNG की फाइल होगी तो abc.png हो जाएगी। मतलब वो जो भी फॉर्मेट होगा वो फॉर्मेट वही वाला हो जाएगा। यार कुछ चेयर्स इधर कर लेंगे आप, थोड़ी सी आगे, कोई आने जो नेक्स्ट लेट आ रहे हैं, वैसे तो लेट नहीं आना चाहिए, लेकिन जो लोग लेट आ रहे हैं वो एडजस्ट तो हों जी। तो SRC क्या है, सोर्स है क्या, टैग में इसको क्या कॉल करेंगे, एट्रीब्यूट, ठीक है। मतलब इसकी ऑप्शन है ना, इमेज की ऑप्शन है, तो इसे क्या एड्रेस करेंगे, एट्रीब्यूट, कि भाई ये इसका एट्रीब्यूट है। ओके, इमेज SRC इक्वल्स टू फाइल नेम, पहला एट्रीब्यूट क्या हो गया, फाइल नेम। भाई फाइल बताओ कौन सी तस्वीर है, ठीक है। आगे ART stands for
अल्टरनेट, ALT स्टैंड्स फॉर अल्टरनेट। अल्टरनेट का क्या मतलब है भाई? मैं आज नहीं आया तो कोई और टीचर आ जाएगा तो अल्टरनेट टीचर आ गया। हाँ, तो हम ये कह रहे हैं कि अल्टरनेट में क्या आएगा? मिसाल अल्टरनेट किस चीज़ का? तस्वीर का। यानी एक वेबसाइट कोई बंदा खोलता है तो तस्वीर लोड ही नहीं होती। जब तस्वीर लोड नहीं हो रही है तो उसकी जगह पर कोई मैसेज आ जाए, ये तो विजिटर के लिए है। मैंने कहा ये विजिटर के लिए है, तो भाई तस्वीर नहीं खुली, ठीक है, तो उसकी जगह पर कोई मैसेज आ जाएगा। वैसे तो तस्वीर नहीं खुलती तो आप देखते हो ना एक आइकॉन आ जाता है, लेकिन हम ये कह रहे हैं कि तस्वीर नहीं खुल रही तो उसकी जगह पर एक अल्टरनेट मैसेज आ जाए। ये HTML में इसका पर्पज है, SEO में नहीं है। SEO में इसका क्या पर्पज है? SEO में इसका पर्पज है कि भाई इमेजेस को क्राउलर कैसे रीड करेगा। हाँ, क्या क्राउलर कोई ह्यूमन बीइंग है, उसे तस्वीरें अच्छी लगेंगी? ठीक है, क्राउलर कोई ह्यूमन बीइंग तो नहीं है कि वो तस्वीरों को अंडरस्टैंड करेगा कि ये बड़ी अच्छी खूबसूरत तस्वीर है तो इसको मैं रैंक पहले कर देता हूँ, तो जो थोड़ी सी कम खूबसूरत है उसे नीचे कर देते हैं। ऐसे नहीं करेगा क्राउलर को। तो फिर भी टेक्स्ट चाहिए। मैं अपनी वेबसाइट की तस्वीरें रैंक करवाना चाहता हूँ, लेकिन वो तस्वीरों से नहीं होंगी, वो किससे होंगी? वो भी टेक्स्ट से होंगी, वो भी टेक्स्ट से होंगी। क्राउलर क्या पढ़ता है? मैंने आपको कोड दिखाया था उस दिन वेबसाइट का कोड खोल के दिखाया था ना कि भाई ये सीखेंगे हम लोग, सिंटेक्स जहाँ लिखे हुए थे सारे। क्राउलर वो रीड करता है। क्राउलर आपकी वेबसाइट पे नहीं आता, क्राउलर आपके ग्राफिक्स को नहीं देखता, क्राउलर आपके कोड को देखता है, आपकी वेबसाइट का कोड रीड करता है। अब हम ये कह रहे हैं कि भाई इसका मतलब क्या हुआ? आर्ट तो बड़ा जरूरी है। मतलब आपने एक वेबसाइट की SEO की, उसके अंदर कोई 30 इमेजेस हैं और उसके सारे के सारे आर्ट खाली हैं, या लगे ही नहीं हुए। लग तो जाएगा, कोई भी बंदा तस्वीर लगाएगा ना तो आर्ट ऐसे लग जाएगा, ब्लैंक, कुछ भी नहीं है इसमें। तो अब इसके अगर आर्ट खाली होंगे तो आपको लगता है कि आपकी इमेज रैंक होगी? नो वे, हो ही नहीं सकती है। इसका मतलब क्या हुआ कि जब हम किसी की इमेज ऑप्टिमाइजेशन शुरू करते हैं तो हम उसके, अब ये देख बताता जा रहा हूँ कि क्या क्या करते हैं, तो हम इमेजेस को भी देखते हैं यहाँ पर। ठीक है, कितना बड़ा मैसेज हो सकता है। इसका मतलब क्या होगा यहाँ पर? कीवर्ड, जैसे उस वेबसाइट को देख रहे थे प्रोफेशनल किचन इक्विपमेंट, तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर वो प्रोफेशनल किचन इक्विपमेंट के कीवर्ड को लेकर चल रहा है तो आल्ट में क्या आएगा? प्रोफेशनल किचन इक्विपमेंट। अगर फॉर एग्जांपल उसके 4 कीवर्ड्स हैं, एक पिज्जा ओवन है, एक प्रोफेशनल किचन इक्विपमेंट है, एक कमर्शियल किचन इक्विपमेंट है, तो मैं उन्हीं को रोटेट करूंगा। इसकी लेंथ कितनी हो सकती है? अबाउट 120 to 140 कैरेक्टर्स। इसकी लेंथ कितनी होगी? 120 से मैक्सिमम कैरेक्टर्स में। यहां पे क्या आएगा? यहां पे कीवर्ड की शक्ल में आपको टेक्स्ट लिखना है यहां पर, और इन्हीं की वजह से चीजें रैंक होती हैं। ये भी हो गया। अगला एट्रीब्यूट, टाइटल इक्वल्स टू, फिर मैसेज आ गया। यहां पर भी आपका मैसेज कौन सा होगा? कीवर्ड की शक्ल में होगा। टाइटल होता क्या है? कीवर्ड। अच्छा, आर्ट क्या है? अल्टरनेट है। आर्ट, आपने जब ग्राफिक किसी की वेबसाइट खोलते हो तो आपकी जो फ्रंट एंड है वहां पर किसी की वेबसाइट का आपको आर्ट नजर नहीं आता। कि कभी देखा आपने? नहीं देखा होगा आर्ट। इमेज देखते हो, हाँ, अगर इमेज लोड नहीं होगा तो फिर आर्ट टेक्स्ट नजर आएगा आपको, लेकिन वो कब नजर आएगा? जब इमेज लोड नहीं होगा। अगर इमेज लोड हो रहा है तो आप आर्ट को तो देख ही नहीं सकते हो, लेकिन ये जो टाइटल का मैसेज है ये देख सकते हो। कहाँ पे? माउस रखें इसके ऊपर, ये मैंने अभी क्रॉस पे माउस रखा, ये क्या लिखा हुआ आ रहा है? क्लोज लिखा हुआ आ रहा है। इस तरह टिप की शक्ल में, टूल टिप की शक्ल में आपको टाइटल नजर आएगा। जैसे हम किसी बटन पे माउस रखते हैं तो उसका येलो कलर में नाम लिखा हुआ आ जाता है टूल टिप की शक्ल में। तो टूल टिप की शक्ल में हमें टाइटल का मैसेज नजर आएगा। हम इसको भी ऑप्टिमाइजेशन के लिए इस्तेमाल करते हैं, और जो कीवर्ड हम लोगों ने आर्ट में यूज किया था उसको हम यहां पर भी यूज करेंगे। मैं क्या, उसको एक पहली बात तो क्या है? पहली बात तो ये कि कोई भी बंदा उस तस्वीर पे माउस रखेगा तो उसको फौरन लग जाएगा कि हाँ भाई यही तो ढूंढ रहा था मैं, नाम लिखा हुआ आ गया ना उसी के कीवर्ड का, तो उसको लगेगा यही चीज तो मैं ढूंढने लगा हुआ था। ठीक है, अच्छा, उसके बाद इसकी एक और प्रॉपर्टी है, विड्थ इक्वल्स टू और हाइट इक्वल्स टू। अगली प्रॉपर्टी है
विड्थ और हाइट। अब एक इमेज है, मैं उसकी विड्थ भी सेट नहीं करता, मैं उसकी हाइट भी सेट नहीं करता, तो उसका साइज क्या होगा? जी, मैंने कहा मैं यहां पर नहीं लिखता किसी इमेज की विड्थ, नहीं लिखता किसी की हाइट, फिर क्या होगा? नहीं लगेगा। जितनी उसकी ओरिजिनल। अब यहाँ पर कुछ क्वेश्चन मेरे कॉमन सेंस के हैं। एक तस्वीर है ना हमारे पास, अब वो बहुत बड़ी भी हो सकती है, वो बहुत छोटी भी हो सकती है। तो जब आप ये दोनों एट्रीब्यूट सेट नहीं करोगे, तो जो उसका एक्चुअल साइज होगा, जो आपने तस्वीर लेते हुए उसका एक्चुअल साइज रखा था, उसी साइज में तस्वीर आ जाएगी। ठीक है। अच्छा, ये भी एसईओ के लिए कोई इतनी अच्छी बात नहीं है भाई, कोई बड़ी तस्वीर हो सकती है, कोई छोटी हो सकती है, साइज को तो चेक करना पड़ेगा हमें। अब गूगल का जो क्राउलर है वो क्या करता है, एक वेबसाइट को क्राउल करता है, सबसे ऊपर उसको स्लाइडर नज़र आता है, बड़ा सा एक स्लाइडर नज़र आया, उसने लगा दिया, फिर घूमता रहता है घूमता रहता है, फिर उसे एक तस्वीर नज़र आती है, फिर वो क्या करता है, जैसे स्लाइडर लगता है पूरे पेज पे तस्वीर लग जाती है ना, फिर और आगे जाता है घूमते घूमते, फिर उसे दो तस्वीरें और नज़र आती हैं, फिर वो क्या करता है, पहले वाली तस्वीर को छोटा करता है। टाइम वेस्ट हो रहा है ना? मैं क्या टाइम वेस्ट हो रहा है? क्योंकि उसकी हमने विड्थ और हाइट मेंशन नहीं की हुई। अब अगर हमने उसकी विड्थ और हाइट मेंशन कर दी कि भाई इसकी इतनी कर दो विड्थ, तो उसने एक तस्वीर लगाई, अब हमने खुद से मेंशन किया हुआ कि छोटी तस्वीर होनी चाहिए, तो जगह मिल गई, अकोमोडेशन होगी उसकी। बिल्कुल ऐसे ही है ना जैसे इस क्लास में भी डिस्टर्बेंस हो कि हर स्टूडेंट साथ वाले कमरे से कुर्सी लेकर आए, जो लाएगा अपनी मर्जी की जगह पे रखेगा, ऐसे ही है ना, तो गड़बड़ होगी ना। जैसे मस्जिद में आप देखते हैं जुम्मे की नमाज में जैसे होता है ना, लोग ओवरलैप करके आगे जाते हैं, लेकिन एक चीज़ सीक्वेंस में अगर पड़ी होगी तो जल्दी हो जाएगी। हम कर क्या रहे हैं, बेसिकली वेबसाइट की स्पीड को बढ़ा रहे हैं। वेबसाइट की स्पीड बढ़नी है तो गूगल के फैक्टर्स अच्छे होने हैं, गूगल के फैक्टर्स अच्छे होने हैं तो वेबसाइट ने रैंक होना है। तो हमें गूगल की बातों को मानना है, वही करने के लिए हम ये सब कुछ कर रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ, विड्थ और हाइट हमें मेंशन करनी चाहिए, करनी चाहिए। अच्छा, अब उसके बाद एक और चीज भाई, बहुत बड़ी तस्वीर की विड्थ भी नहीं रखनी, ये नहीं देखना कि डेस्कटॉप पे बड़ी नजर आनी चाहिए। आपने जिस चीज को भी देखना है मोबाइल पे देखना है, आपने जिस चीज को भी देखना है मोबाइल के पॉइंट से देखना है। गूगल भी यही कहता है भाई मैं सबसे पहले आपकी वेबसाइट को मोबाइल पर इंडेक्स करूंगा, अगर वो इंडेक्स हो गई तो मैं उसको डेस्कटॉप पे इंडेक्स करूंगा। डिपेंड्स ऑन योर कंटेंट। भाई आपके पास टोटल 4 तस्वीरें हैं, आपके पास 10 तस्वीरें हैं, कितनी होनी चाहिए? ठीक है, ये हमें खुद से डिसाइड करना होगा कि किस साइज की तस्वीर होनी चाहिए। अच्छा, अब इसमें गड़बड़ क्या होगी? गड़बड़ ये होगी कि एक गैलरी टाइप की तस्वीरें आ रही हैं और मेरे पास कोई 10 प्रोडक्ट्स हैं। अब वो जो बॉक्स बना हुआ है तस्वीर के लिए, वो तो स्केयर था बना होगा। अब मेरी हर प्रोडक्ट स्केयर में तो नहीं है। अगर मैं हर प्रोडक्ट को स्केयर शेप में रखूंगा, कुछ प्रोडक्ट तो ठीक नजर आएंगी, कुछ प्रोडक्ट्स तो बहुत ज़्यादा कंप्रेस हुई होंगी, यानी उनको रिकग्नाइज करना भी मुश्किल हो जाएगा कि ये एक्चुअली प्रोडक्ट कौन सी वाली है। जैसे मैं कह रहा हूँ ये माउस है, अब मैं इसको अगर स्केयर में लगाऊंगा तो ये स्ट्रेच अनस्ट्रेच होगी ना, इसकी शक्ल खराब हो जाएगी। अब इसका सोल्यूशन क्या है? इसका ये सोल्यूशन है, पता लगे क्या सोल्यूशन है? इसका मतलब है कि भाई दोनों चीज़ें ना यूज़ करो, कोई एक चीज़ यूज़ कर लो, कोई एक चीज़ मैनेज कर लो। गूगल को फिर भी समझ में आ जाएगा साइज मैनेज करना तरीका। कहता है विड्थ और हाइट दोनों ना यूज़ करो, बल्कि यहाँ विड्थ यूज़ कर लो या हाइट, दोनों में से एक फैक्टर यूज़ कर लोगे, शक्ल तो नहीं खराब होगी ना, उसका स्ट्रेचिंग नहीं होगी इसकी, तो आप कोई सा एक फैक्टर इस्तेमाल कर सकते हो। अब विड्थ और हाइट किस में देंगे, पिक्सल्स में या परसेंटेज में? विड्थ और हाइट किस में देंगे? मिसाल के तौर पर मैं लिखता हूँ यहाँ पर भाई 200, इसका मतलब पिक्सल्स, और अगर मैं यूँ लिखूंगा परसेंटेज, परसेंटेज ऑफ साइज। ठीक है, चलिए अब हम एक काम करते हैं, इतना कुछ हमने कर लिया, इसको HTML लगा दें और इसको /HTML कर दें। तो हमने कुछ भी नहीं किया, ना हेड लगाया ना कुछ। ठीक है, बॉडी भी नहीं लगाया, बॉडी भी नहीं लगाई, भाई उसको पता लग गया ये बॉडी में ही है, क्योंकि हेड भी तो नहीं लगा हुआ। इमेज कहाँ पर रखा हुआ था हमने? यहाँ पर कोई फोल्डर बनाया था शायद मैंने, है ना, डी ड्राइव में बनाया था ना, क्लास के नाम से था ना कुछ, HTML क्लास।
इधर आया और यहाँ पर निकाल दिया image1.html, लगा दिया। इमेज का नाम क्या है जी? यहाँ पर फेविकॉन है। ओके, अब मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, अब इसका मतलब ये नहीं है कि मैं फेविकॉन को यूज़ कर रहा हूँ तो ये उधर ही जाएगा। भाई मैं हेड में नहीं हूँ इस वक्त, मैं इमेज के टैग में हूँ। यही नाम था ना? चलो यार, कोई चीज़ मिसिंग तो नहीं हुई है? एक को मैंने परसेंटेज कर दिया, एक को मैंने पिक्सल कर दिया। ठीक है, एक काम करते हैं, पहले कुछ भी नहीं करते, कंट्रोल एक्स करते हैं। ये एग्जांपल होगी मेरे पास एक, इसको सेव करो और अब इसको ज़रा रन करो। क्या हुआ? ओरिजिनल साइज में आई। यही तस्वीर जब मैंने कल लगाई थी तो इधर जाकर इतनी सी बन गई थी, बनी थी ना? किसकी वजह से? लिंक के टैग की वजह से। वो टैग ने इसको छोटा किया था, अब टैग नहीं लगाया तो आईएमजी में ये अपने एक्चुअल साइज में आई है। ये वो एक्चुअल साइज है। अब अगर मैं चाहूँ कि भाई इसका साइज तो मैं अपनी मर्जी से सेट करता हूँ। ठीक है, अब हम उधर चले जाते हैं और अब हम, अच्छा इसको ना मैं मल्टीपल लाइन में इस तरह पढ़ सकता हूँ, जैसे मुझे ये था कि भाई ये स्क्रॉल ना हो लेफ्ट राइट। ठीक है, तो मैंने एंटर कर दिया, लेकिन आपने देखा मैंने इसे एंटर कैसे किया? मैंने एक पूरे एट्रीब्यूट के साथ एंटर किया है। ऐसा नहीं है कि मेरा आधा एट्रीब्यूट ऊपर हो और एक्सप्रेशन नीचे, ऐसे नहीं करना, लेकिन आप मल्टीपल लाइन में से कर सकते हो इस तरह, जैसे अभी मैंने आपके सामने किया। अब जरा इसको देखें क्या होता है इसके साथ। बेचारे बेचारे के साथ हमने जुल्म कर दिया। अब देखिए उसने किया क्या है, स्क्रीन को फुल स्क्रीन के साइज की विड्थ कर दी ना। चलिए अब हम एक काम करते हैं, जरा इसको 200 ही कर देते हैं बस। हाँ? इतनी बुरी तो नहीं होगी, लेकिन जब स्केयर शेप में आपकी तस्वीरें लगी होंगी तो कुछ इसी तरह ही नजर आ रही होंगी। तो फिर आपका क्लाइंट आपको कहेगा भैया क्या किया, मेरी तो प्रोडक्ट को लोग पहचानी नहीं जा रही है कौन से वाली एक्चुअल प्रोडक्ट। ठीक है, अब ठीक हो गई। अच्छा, आप इस पर माउस रखें, ये जो लिखा हुआ आ रहा है ये क्या है, कौन सा एट्रीब्यूट है? सोच समझ कर काम, कैसे नहीं, एकदम नहीं। आर्ट कैसे हो सकता है यार, इतनी देर से तकरीर करता हूँ जो आर्ट यहाँ नजर ही नहीं आना है, ये आर्ट कैसे हो सकता है? मैंने कहा ये आर्ट कैसे हो सकता है, जब मैंने कहा था कि यहाँ पर आर्ट नजर नहीं आएगा अगर तस्वीर नजर आएगी। मैंने कहा था ना अगर तस्वीर नजर आएगी तो आर्ट नजर नहीं आएगा। तो फिर ये कौन सा मैसेज है? टाइटल है, और यहाँ पर मैंने वैसे ही कीवर्ड लिख दिया। एक्चुअली यहाँ पर हमारा मेन कीवर्ड ही होना चाहिए था। अब जरा थोड़ी देर के लिए एक गलती भी कर लेते हैं, मिस्टेक करते हैं। हाँ, मिस्टेक करें थोड़ी सी, चलो जी मिस्टेक करते हैं। मैंने एक स्पेस दे दिया भाई पीएनजी में। हाँ, इधर आओ जी, आ गया अब आर्ट मैसेज। मैंने आर्ट में क्या लिखा था, 120 से 140 कैरेक्टर्स। मैंने कोई कीवर्ड तो लिखा नहीं था वहां पर, आपको समझाने के लिए मैंने सिर्फ यही मेंशन किया था। अब आर्ट का मैसेज नजर आ रहा है। आर्ट का मैसेज स्क्रीन पे कब नजर आएगा? आर्ट का मैसेज स्क्रीन पर दिखाना हमारा मकसद है नहीं है। स्क्रीन पर आर्ट मैसेज दिखाना हमारा मकसद नहीं है। आर्ट मैसेज हम कहां पे पहुंचा रहे हैं, किसके पास लेकर जा रहे हैं आर्ट का मैसेज? क्राउलर के पास लेकर जा रहे हैं। ये मैसेज हम क्राउलर को दे रहे थे कि भाई इस तस्वीर को रैंक कराओ। अब इसका एक फैक्टर रह गया, उसको देख लेते हैं वो कौन सा फैक्टर है। फाइल नेम। अब अगला फैक्टर क्या है जी, कि आपकी फाइल कैसी होनी चाहिए, फाइल का नेम कैसा होना चाहिए। आमतौर पर जो वेबसाइट्स हमारे पास आती हैं उनके अननोन किस्म के नाम रखे होते हैं। ठीक है, ABC1, Pixel 221। फाइल का नाम भी आपका कीवर्ड पे होना चाहिए। आपके इमेज फाइल का नाम आपके कीवर्ड पे होना चाहिए। अब हम थोड़ी देर के लिए सोचते हैं कि भाई हमारा कीवर्ड था कमर्शियल किचन इक्विपमेंट। ठीक है, हम थोड़ी देर के लिए सोचते हैं ताकि हमें पता लगे कि हमने कीवर्ड यूज़ किया। लिख दिया, मैं इधर आया,
अभी धूम मचा दी कीवर्ड की बार बार हर जगह पे। हाँ, अभी एक जगह रह गई है, कौन सी रह गई है? नॉट हियर। अब एक काम करें ना, इसको मैं छेड़ूंगा, अगर नाम चेंज किया तो ऊपर हमने इसको इसी को ही ऊपर लगाया हुआ था ना, गड़बड़ होगी ना। तो मैं क्या करता हूँ, इसकी एक कॉपी ले लेता हूँ ताकि वो जो वहाँ पे लगा हुआ है वो फेविकॉल नहीं लगा रहे। ये मैंने कॉपी कर ली भाई, कंट्रोल सी कंट्रोल वी। और यहाँ आकर अब आप देखिएगा मैं नाम कैसे लिख रहा हूँ। स्पेसिस दे रहा हूँ, फाइल नेम में स्पेस दे रहा हूँ, गूगल क्राउलर को नाराज कर रहा हूँ। हाँ, स्पेस बार आपके फाइल नेम के दरमियान में इलीगल कैरेक्टर है, ये भी ज़हन में रखना है। स्पेस बार अलाउड कैरेक्टर नहीं है, स्पेस बार अलाउड कैरेक्टर नहीं है फाइलों के नाम रखने में। अगर आप कोई भी डिजिटल मार्केटिंग का टास्क कर रहे हैं, आप फाइलें बना रहे हैं, तो आपने नामों में स्पेस बार का इस्तेमाल नहीं करना। लेकिन भाई सेपरेट भी तो करने हैं। ये 3 वर्ड्स थे, तो मैं ये भी तो बताना चाह रहा हूं कि ये 3 वर्ड्स हैं, तो हाइफन इस्तेमाल करेंगे, कोई और कैरेक्टर भी नहीं यूज करना। हाइफन कमर्शियल किचन इक्विपमेंट। चलो जी, इसे कॉपी कर लेता हूं ताकि उधर लिखने में मुझे आसानी हो जाए। मैंने क्या किया, इधर तो नहीं करना था, यहाँ करना था, बल्कि यहाँ करना था। सही है। अब हर जगह हम कीवर्ड ले आए हैं, यानी ये काम भी हमने करना है। अगर मेरे पास कोई वेबसाइट एसईओ के लिए आएगी तो मैं उसके पहले इमेजेस को काउंट करूंगा, फिर मैं उसके इमेजेस को रीनेम भी करूंगा उनके कीवर्ड्स के मुताबिक, जो कीवर्ड्स हमने डिसाइड किए होंगे। इमेज का डिजाइन चेंज नहीं करूंगा, इमेज में कोई चेंज नहीं करूंगा, सिर्फ इमेजेस के नाम चेंज करने हैं मैंने, और सब इमेजेस के नाम चेंज करूंगा। ये वो फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से आप बहुत जल्दी रैंक करोगे, आपकी वेबसाइट बहुत जल्दी रैंक करेगी। और ये ऑन साइट फैक्टर्स की बात हो रही है। जरा इसको सेव करके देख लेंगे क्या ठीक हो गया है। हाँ जी, अभी वो बाद में करके देखते हैं। ठीक हो गया, आ गया। अच्छा, अब पहले देखते हैं ऑनलाइन PNG टू वेब पी कन्वर्टर। लिखा जी मैंने। आगे ये एक फॉर्मेट हमारे पास आया है, ये खुल क्यों गया भाई? मैंने इसे खोलना ही क्लिक कर दिया मैंने जी। पहला क्लाउड कन्वर्ट आ रहा है, दूसरा पिक्सेलेट आ रहा है। अब आपने क्या करना है, मैंने जब काम करना है तो मैं इसको यूज करता हूँ मोस्टली, लेकिन आप किसी को भी यूज कर सकते हैं। आपने ये देखना है कि भाई कौन सा फॉर्मेट जो है जो फाइल को ज्यादा रिड्यूस करता है, जो फाइल के साइज को ज्यादा छोटा करेगा, मैं उसको यूज कर रहा हूँ, उसको मैं प्रेफर करूंगा। चलिए मैं इस पे आता हूँ। यहाँ पर आते हैं चूज फाइल। इसी तरह का मेरे पास जेपीजी होती तो मैं क्या करता, जेपीजी टू वेब कन्वर्टर। फाइन, यहाँ आ जाते हैं जी। यहाँ से कोई गाड़ी इमेज लेते हैं, जहाँ पर मेरे पास बड़े साइज के इमेजेस है ना, मैं वहाँ जाता हूँ आपको लेके। 600 किलोबाइट्स, ये 407। एक काम करें, ज़रा एक स्टेप पीछे आए, मई में आए। ये मैंने एक इमेज पिक किया, कर लिया। इसका साइज क्या था मुझे पता ही नहीं है। वंस अगेन कर ले। माउस रखें जरा इसके ऊपर। 722 किलोबाइट्स, 722 किलोबाइट्स है जी। ये क्या लिखा हुआ है जी, कन्वर्ट। कन्वर्ट हो गया। डाउनलोड,
जी साइज देखा कितना है, कितना हुआ 94 किलोबाइट्स। ये अबाउट 800 किलोबाइट्स था और इसने 94 कर दिया। और एक वेबसाइट है उसके अंदर आप समझें 200 इमेजेस हैं, चलो सपोज कर लेते हैं कम इमेजेस हैं तो 200 इमेजेस हैं, तो कितनी बाइट सेव हो रही हैं, वेबसाइट की स्पेस सेव हो रही है। नंबर 2, वेबसाइट का लोड टाइम कम हो रहा है। भाई ये इमेज ही तो लोड होने में टाइम ले रहा था, तो ये इतने सारे इमेजेस को जब मैं रिड्यूस करूंगा, अब ये वाला काम आपने देखा हमने बाहर किया, ये HTML के अंदर जाकर तो कुछ नहीं किया, ये वाला काम हमें पहले करना है, कन्वर्जन करनी है, कन्वर्जन करने के बाद उसके कीवर्ड फ्रेंडली नाम रखने हैं, उसके बाद हमने HTML के अंदर जाना। तो ये आपने टैग को भी पढ़ा और ये आपने इमेजेस की SEO भी पढ़ ली है, सारी SEO हमने ऐसे ही करनी है। ये हो गया हमारा इमेज। एक वेबसाइट खोलें जरा कोई, ताकि हमें फील तो हो जरा क्या रह गया। ये आगे जी, इस पर क्लिक कीजिए। अब आप देख रहे हैं ये इमेज रैंक को क्या आ रहा है, इसका मतलब क्या हुआ कि सर्च विजिबिलिटी में इमेज का रोल है, लेकिन इमेजेस उसी के आएंगे जिसकी ऑप्टिमाइजेशन अच्छी हुई होगी, जिसकी अच्छी ऑप्टिमाइजेशन नहीं होगी उसके इमेजेस लोड नहीं होंगे। उस पर क्लिक करते हैं। अब आप देखें जरा, अब आप इस पूरी वेबसाइट को देख रहे हैं, अब आप अंदाजा लगाएंगे क्या रह गया भैया आपका, तस्वीरें भी हो गई, हेडिंग्स भी हो गई, ये पैराग्राफ की भी बात कर लेते हैं, बाकी सब कुछ यही है ना, मैं कहा बाकी सब कुछ यही है, हाइपरलिंक है, इसको देखना हमने रह गया बस, बाकी हम इस वेबसाइट में सब कुछ हम लोगों ने देख लिया। अच्छा अब जरा इस पैराग्राफ की बात करते हैं, ये कंटेंट लिखा हुआ है, फॉर एग्जांपल ये वाला, यहां पर तो लगा दिया हेडिंग स्टाइल, हेडिंग स्टाइल की शक्ल इतनी खूबसूरत नहीं थी, तो हमने वेब डेवलपर से कहा कि भाई CSS इस्तेमाल करो, कैस्केड स्टाइल शीट इस्तेमाल करो, एडवांस HTML फॉर्मेटिंग होती है वो, ठीक है, तो इसको ज़रा स्टाइलिश बना दो। उसने इस टेक्स्ट को स्टाइलिश कर दिया। उसके बाद उसका एक कोड डिफाइन हुआ, हमने उस कोड को नहीं छेड़ना, बल्कि वो जहाँ से वो लगा रहा है वहाँ पर हमने भी जाकर क्या लगा दिया, H1। बस H1 हमने इसलिए लगाया कि क्रॉलर को दिखाना है। अब क्रॉलर ने कहा हाँ भाई ये हेडिंग स्टाइल है। अब हेडिंग स्टाइल जब बना है तो उसका मतलब क्या हुआ कि नीचे हमारा कोई कंटेंट है, ये जिसकी हेडलाइन है, ऐसे ही है ना, वो जो कंटेंट हमने लिखना है, ये जो हमने कंटेंट लिखा हुआ है एक्चुअली ये किसमें लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है हमने, मैंने भी ये लिख दिया, मैंने वो कॉपी किया, इसमें कोई इतनी मुश्किल बात नहीं की, उधर से कॉपी किया, यहाँ ले आया हूँ और यहाँ लाकर मैंने एक टैग लगा दिया। भाई ये SEO का टैग नहीं है, ये ज़हन में रखना, ये वैसे ही आपको पता होना चाहिए कि पैराग्राफ बना हुआ है तो P का टैग है, मगर ये SEO का टैग नहीं है, ये टैग हमने नहीं लगाने। हर वेबसाइट में कंटेंट लिखा होगा तो इसका मतलब है P तो लगा ही होगा, P के थ्रू ही लिखा होगा ना, P के बगैर तो लिखा नहीं जाएगा। तो ये हमने लिख दिया। अब यहाँ पर क्या लिखा हुआ आ रहा है, बल्कि इसको क्या लिखा हुआ आ रहा है इसे छोड़ते हैं और इसको क्लोज कर देते हैं, यहाँ पर क्लोज कर दिया। अब इस फाइल को सेव करें और ज़रा इसकी आउटपुट देख लेते हैं। भाई हमारी फाइल खोली थी हमने कि नहीं, एक दो बार फिर खोल लेते हैं। ये आ गया टेक्स्ट। अब आप देख रहे हैं इसके टेक्स्ट की शक्ल में और उस टेक्स्ट की शक्ल में फर्क है, डिफरेंस है ना, उसका फॉर्मेट ज्यादा स्टाइलिश है। इसका मतलब क्या हुआ कि उसको P के साथ साथ CSS से उसकी फॉर्मेटिंग भी की हुई है, पैराग्राफ भी डिजाइन किया हुआ है, लेकिन उसके बावजूद P भी लगा हुआ है, लेकिन उसको स्टाइलिश बनाने के लिए डिज़ाइन भी किया हुआ है। हमने क्या करना है जरा उस वेबसाइट पर देखें भाई, हमने ये कहना है कि हाँ भाई टाइटल में कीवर्ड यूज़ कर लिया, गुड, पहली हेडिंग को H1 कर दिया और उस H1 में कीवर्ड यूज़ कर लिया, वेरी गुड। फिर हमने कहा कि ये जो पैराग्राफ है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर किसी ने ये लिखा होता है कि वी आर लीडिंग मैन्युफैक्चरर एंड सप्लायर इन पाकिस्तान, ठीक है, मैंने क्या किया, मैंने कहा भाई कीवर्ड कहाँ है, हमने जो कीवर्ड डिफाइन किया था, कीवर्ड लेकर आए और उसको इसके पैराग्राफ्स में एडजस्ट करना है विद द रेशियो ऑफ 2.5%। पूरे कंटेंट में 2.5% हमने रेशियो लेकर आनी है कीवर्ड्स की।
हमने निकाला हुआ था कीवर्ड प्रोफेशनल किचन इक्विपमेंट। अब कंटेंट का 2.5%, नॉट 2.5, 2.5% परसेंटेज के हिसाब से। इसका मतलब क्या हुआ, मुझे कंटेंट काउंट करना पड़ेगा कि भाई मेरे कंटेंट की लेंथ कितनी है। भाई मेरे कंटेंट की लेंथ 200 वर्ड्स है, 300 वर्ड्स है, 800 वर्ड्स है, 1000 वर्ड्स है, 1500 वर्ड्स है, उसका 2.5%। अब ज्यादा अच्छी ऑप्शन मुझे कहाँ मिलेगी, ज्यादा से ज्यादा कीवर्ड यूज करने की ऑप्शन मुझे कहाँ मिलेगी, किस जगह पे मिल सकती है। मैंने कहा कि इसकी लेंथ हो रही है ना जी, मैं कहता हूँ भाई ज्यादा से ज्यादा कीवर्ड यूज करनी है मैंने 2.5% में। गुड, कंटेंट ज्यादा होना चाहिए। यानी अगर हमने अपने कीवर्ड्स की तादाद बढ़ानी है तो हमें क्या करना चाहिए, कंटेंट बढ़ा लेना चाहिए। मिसाल के तौर पर जी मैंने लिखे 100 वर्ड्स, 1 से 2 कीवर्ड, ऐसे ही है ना, 1 से 2 कीवर्ड यूज होंगे। 200 वर्ड्स उसी रेशियो के साथ होंगे। 300 वर्ड्स कीवर्ड्स बढ़ गए, नंबर ऑफ कीवर्ड्स बढ़ गए। 800 वर्ड्स नंबर ऑफ कीवर्ड्स बढ़ गए। 1000 वर्ड्स नंबर ऑफ कीवर्ड्स बढ़ गए। 1500 वर्ड्स नंबर ऑफ कीवर्ड्स बढ़ गए। भाई इसका मतलब ये भी नहीं है कि पूरी की पूरी कोई आलमी किताब लिख देनी है वेबसाइट में, इतना ही मैक्सिमम कंटेंट। मैक्सिमम किधर तक जाना है, 1500 वर्ड्स तक जाना है। वो भी इसलिए जाना है कि आपके पास बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं। भाई मैंने एक वेबसाइट बनाई है जिसमें मैं बस कुर्सी के मतलब बात कर रहा हूँ, तो मैंने कुर्सी पे मजमून नहीं लिखना, मैंने वही बात करनी है जो लोग रीड कर रहे होंगे उसका कंटेंट के मुताबिक। तो मैं जब 1500 वर्ड्स में जा रहा हूँ तो इसका मतलब है कि मेरे पास लोगों को बताने के लिए बहुत यूनिक मैसेज है, तो ही मैं जा रहा हूँ। तो अब आपको ये भी पता लग गया कि हमारा कंटेंट कितना बड़ा होना चाहिए। कम से कम आपका कंटेंट जो है, कम से कम वर्डप्रेस कहता है कि भाई 300 वर्ड्स का हो, मगर नॉट इनफ। आपका कम से कम कंटेंट 600 वर्ड्स का पूरे पेज पर होना चाहिए। मिनिमम 800 गुड, 1000 अच्छा होता है। लेकिन अगर आपको लगता है कि भाई आपकी वेबसाइट तो बहुत बड़ी है, तो आप 1500 वर्ड्स तक उसको लेकर जा सकते हो। लेकिन आपके पास कहने को बहुत कुछ है। अगर आपके पास कहने को बहुत कुछ है तो अगर आप ऐसे की तरह लिखने लगे हो कि 500 वर्ड्स में ऐसे लिख लो, वो तो गड़बड़ है, वो तो फिर गूगल नहीं करेगा। और चैट बॉट से कुछ नहीं होगा। हाँ, मतलब अगर मैं कहूँ भाई चैट जीपीटी से लिख लेते हैं, नॉट कंसिडरेबल। चाहे वो गूगल का चैट बॉट हो तो चाहे वो दूसरा हो, कुछ फायदा नहीं होगा। हाँ, तुक्का मार सकते हैं। गूगल ट्रांसलेटर है भाई, सारा उर्दू में लिख लो। और एक दफ़ा उर्दू में कॉपी पे लिखो पैराग्राफ्स की शक्ल में, और उसके बाद छोटे छोटे पैराग्राफ्स गूगल ट्रांसलेटर में लेकर जाओ और उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट कराते जाओ। बढ़ गया। एक वक्त में तो इतना बड़ा ट्रांसलेशन करेगा भी नहीं गूगल ट्रांसलेटर, तो छोटी छोटी ट्रांसलेशंस करवाएं। तो अब आपको किसी कंटेंट राइटर की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। जब आपने सारा कंटेंट लिख लिया, अब आपने क्या करना है कि भाई कीवर्ड एडजस्ट करने हैं। इसके अंदर कितने करने हैं, 2.5% की रेशियो के साथ। अब कंटेंट की बात कर रहे हैं तो कंटेंट के हवाले से कुछ और बात भी कर लेते हैं। कंटेंट हेडर की शक्ल में है, हेडर दिस वन, हेडिंग स्टाइल की बात कर रहा हूं। उसके बाद अगला क्या है, उसका सब कंटेंट कैसे लिख रहे हो। सब कंटेंट, सब हेडिंग नहीं, सब कंटेंट कैसे लिख रहे हो, डिफाइन कैसे कर रहे हो उस हेडर को पैराग्राफ की शक्ल में। इस हेडर को, प्रोफेशनल किचन इक्विपमेंट को हमने कैसे डिफाइन किया, यहाँ पर आप देख रहे हैं छोटा सा पैराग्राफ लिखा। इसको हम हेडिंग कंसीडर कर रहे हैं कि ये हमारी हेडिंग है, ये हमारे पैराग्राफ का हेडर है। ये पैराग्राफ का हेडर है, लेकिन है बेसिकली क्या, हेडिंग स्टाइल है। अब हमने आगे क्या कह रहे हैं, हम पैराग्राफ होना चाहिए। अब एसईओ फ्रेंडली पैराग्राफ्स कैसे होते हैं। एसईओ फ्रेंडली पैराग्राफ्स छोटे होते हैं, छोटे छोटे पैराग्राफ्स, लंबे लंबे नहीं। आपको नोट्स दिए जाएं, ठीक है, कोई 200 सफ़ों के नोट्स हों और उसमें 4 पैराग्राफ्स बने हों, कैसा लगेगा। हाँ, बादाम ही खाते रहोगे ना थोड़ी थोड़ी देर बाद, क्या है भाई कहाँ जाके ख़त्म होगा, समझ नहीं आएगा। फिर जहाँ पर पहला पैराग्राफ समझ में आना शुरू होगा ना, आप बोगे वो ख़त्म हो गया, गुड, वो क्या बात थी पहले, वापस चलते हैं, पीछे पढ़ के आते हैं। लेकिन अगर वही मैसेज 200 वाले में अगर किसी ने
300 पैराग्राफ्स बनाए होंगे, ये 400 पैराग्राफ यानी 3-3 4-4 लाइनों के पैराग्राफ्स बना दिए होंगे, तो आपको टू द पॉइंट बातें समझ में आएंगी, और अगर उनके ऊपर हेडर्स भी लगे होंगे तो और अच्छे तरीके से समझ में आएंगी, और अगर यहाँ पर छोटे छोटे इमेजेस भी लगे हों तो और अच्छे तरीके से डिफाइन हो जाएंगी सब चीज़ें। ये जैसे जैसे मैंने बताया ये सब एसईओ के फैक्टर्स हैं। मैं कह जैसे जैसे मैंने बताया ये सब एसईओ के ही फैक्टर्स हैं कि हमें इस तरह करना है। अब हमें ये भी पता लग गया कि पैराग्राफ, नंबर ऑफ पैराग्राफ्स होने चाहिए और छोटे पैराग्राफ्स होने चाहिए, इजी इंग्लिश होनी चाहिए। भाई आपने लोगों का इम्तिहान तो नहीं लेना ना, आपने तो अपनी वेबसाइट पे ट्रैफिक बढ़ानी है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ज़्यादातर लोग जो इंग्लिश समझते हैं आप उसी में लिखें। ऐसा ना करें कि आप कोई मुश्किल मुश्किल वर्ड्स ढूंढ के लाएं डिक्शनरी में से कि भाई ये वाला लगाएंगे तो शायद हमारी वेबसाइट बहुत अच्छी लगेगी। ईजी वर्ड्स यूज़ करें ताकि हर बंदे को आपका मैसेज मिल जाए कि आप कहना क्या चाह रहे हो। उसके बाद अगला फैक्टर, अब ये कंटेंट लिखने के सारे फैक्टर्स बता रहा हूँ मैं कि कंटेंट कैसा होना चाहिए आपका। आपके जो सेंटेंसेस हैं वो भी छोटे होने चाहिए, सेंटेंस भी लंबे नहीं होने चाहिए। भाई इतना सेंटेंस हो कि बंदा पढ़े तो उसको आसानी से समझ में आ जाए कि आप क्या कहना चाहते हो। आपका सेंटेंस भी छोटा होना चाहिए, आपका सेंटेंस भी मुख्तसर शॉर्ट होना चाहिए। आपका शॉर्ट सेंटेंस ही मैसेज देगा कि आप क्या कहना चाह रहे हैं। ठीक, समझ में आ गई? ये कंटेंट लिखने की बातें बीच में आ गई सारी कि कंटेंट की लेंथ कितनी होगी। कंटेंट जब लिखोगे पैराग्राफ की शक्ल में लिखेंगे तो उसका हेडर भी होना चाहिए। हेडर मतलब हेडिंग स्टाइल के साथ, ठीक है, उसको लिखेंगे। पैराग्राफ बड़े नहीं होने चाहिए, इजी इंग्लिश होनी चाहिए, और पैराग्राफ के अंदर नंबर ऑफ सेंटेंसेस होने चाहिए, छोटे छोटे सेंटेंसेस हों ताकि पढ़ने वाले को आपका मैसेज इजीली मिल जाए कि आप इस पैराग्राफ में कहना क्या चाह रहे हो। ठीक है, ये एसईओ के बहुत स्ट्रॉन्ग फैक्टर हैं और ये वो फैक्टर हैं जिसमें कंटेंट को रिकग्नाइज किया जाता है। ठीक है, अच्छा अब आगे क्या आ रहा है। अब मैं ये कह रहा हूं कि भाई मैं इस पैराग्राफ में भी तो कीवर्ड, अभी मैंने कहा ना 2.5% कीवर्ड यूज होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि इसके अंदर भी तो मुझे प्रोमिनेंट करना है, कीवर्ड करना है ना जी। अब क्या करना है, अब हम ये कह रहे हैं कि भाई यहां पर भी तो प्रोमिनेंट करना है कीवर्ड अपना। तो यहां पर कीवर्ड प्रोमिनेंट कैसे होगा, बोल्ड करके। अच्छा ये भी ज़हन में आता है कि भाई हेडिंग 1 तो बहुत बड़ी है, बड़ी है ना, हेडिंग 6 छोटी सी है, तो क्या ख्याल है इसको हेडिंग 6 लगा ले। पहली बात तो ये कि यहाँ पर हमने लिखा प्रोफेशनल किचन इक्विपमेंट, आपको पता लग गया कीवर्ड लिया है। ठीक है, लेकिन अब अगर मैं ये कहता हूँ कि इसको हेडिंग 6 लगा लें तो क्या ख्याल है, वो छोटा हो जाएगा। हेडिंग 5 लगा लेते हैं, फिर ठीक हो जाएगा जी। बोल्ड लगा, क्यों बोल्ड, मैं तो हेडिंग लगाना चाहता हूँ। तो मुझे बता ही नहीं रहा मैं क्यों ना हेडिंग लगाऊं, मुझे कोई वजह बताए ना। हेडिंग लगाने से तो बोल्ड हो जाता है, तो फिर हेडिंग ही लगा लें भाई, बोल्ड क्यों लगाएं। ओके, और लेक्चर को रिवाइंड करके पीछे ले जाएं जहां से हमने बातें शुरू की थी करनी। और मैं क्या, रिवाइंड करें और बिल्कुल क्लास के शुरू में चले जाएं और उधर जाएं जहां आप बता रहे थे, मैं नहीं था बता रहा। आप लोग मुझे कुछ बता रहे थे हेडिंग के मुतालिक, हेडिंग के मुतालिक मुझे बता रहे थे ना उसकी हेडिंग क्या होती है, क्या होती है। अब आप दोबारा से बता दें मुझे हेडिंग क्या होती है। नहीं, मेरे क्वेश्चन का जवाब है, मैंने कहा हेडिंग क्या होती है। आप लोगों ने क्लास शुरू होते ही बताया था, मैं लेक्चर की रिकॉर्डिंग पीछे लेकर जाऊंगा ना तो आप सब बता रहे थे कि हेडिंग ये है, हेडिंग ये है, सब बोल रहे थे। क्या बोल रहे थे, हेडिंग स्ट्रक्चर है, और साथ क्या के बोल रहे थे कि पैराग्राफ का स्ट्रक्चर है। तो क्या वो पैराग्राफ में आ सकती है, हेडिंग तो पैराग्राफ को। अब मैं यही कह रहा हूँ, अपनी बातें करें तो आपने कही थी मुझे, आपने कहा था हेडिंग स्ट्रक्चर है, हेडिंग पैराग्राफ का हेडर है, यही कहा था ना आपने। तो क्या मैं पैराग्राफ के अंदर हेडिंग यूज कर रहा हूं तो क्या मैं मीनिंग नहीं चेंज कर रहा हेडिंग की। तो गूगल को माइंड करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, करना चाहिए ना। वो कहेगा ना भाई ये क्या कर रहे हो, हेडिंग स्टाइल को कहाँ ले आए हो, गलत जगह ले आए हो ना। ये मैं इसलिए बताया कि आपको पता हो कि यहाँ पर हेडिंग स्टाइल यूज करना इलीगल है, बिल्कुल नहीं करना। इसका मतलब है कि आप क्राउलर को कह रहे हो कि ना करो मेरी वेबसाइट रैंक। हाँ, वो माइंड करेगा, वो कहेगा भाई ये हेडिंग स्टाइल कहाँ ले आए हो, हेडिंग तो हेडर है।
आपके पैराग्राफ का हेडर है। स्ट्रक्चर डिफाइन किया था ना कि यहाँ से बात शुरू हो रही है, ये मेन बात है, फिर आगे से सब टॉपिक है, ये मेन बात है, इसकी ये डेफिनेशन है, ये सब बात है, इसकी ये डेफिनेशन है। तो हेडिंग स्टाइल तो वो चीज़ थी हमारी। इसका मतलब क्या हुआ कि सोचना भी नहीं है हमने कि यहाँ पर हेडिंग लानी है। किसी ने शुरू में बोला था कि यहाँ लेकर आए वी आर लीडिंग। अब एक और टैग पढ़ रहे हैं जो कि एसईओ से रिलेटेड है, बी। बस इतनी सी बात है, ये भी एसईओ का टैग है, बोल्ड का। ठीक है, अब ये करने से क्या होगा, जरा इसकी आउटपुट देख लेते हैं जल्दी से। देखें जरा, हो गया ना। असल में वो प्रोफेशनल किचन इक्विपमेंट को नहीं था ढूंढ रहा पैराग्राफ के अंदर। क्राउलर पैराग्राफ के अंदर क्या ढूंढ रहा था? नहीं कीवर्ड नहीं था ढूंढ रहा, बोल्ड को ढूंढ रहा था कि भाई किधर है बोल्ड। जहां है बोल्ड वो है कीवर्ड। समझ में आई? वो बोल्ड को ढूंढने लगा हुआ था कि बोल्ड कहां पर है। भाई जहां बोल्ड लिखा हुआ है ना, मैं उसी को कीवर्ड समझूंगा। अगर मैं बोल्ड के साथ हेलो लिख दूंगा ना, तो इन साइट्स में वो मुझे यही कहेगा कि हेलो आपका कीवर्ड है। क्लिक हेयर लगा दूंगा ना बोल्ड को। अब आपको ये भी पता लग गया कि इस तरह के मैसेज के साथ आपने बोल्ड का टैग इस्तेमाल नहीं करना। अगर डेवलपर ने किया हुआ है तो उतार देंगे आप। अगर पैराग्राफ में डेवलपर ने हेडिंग स्टाइल यूज किए हुए हैं तो रिमूव करेंगे आप। इस तरह करने से आपकी वेबसाइट का स्ट्रक्चर रीडिफाइन होगा और स्कोर बढ़ेगा आपकी वेबसाइट। ठीक है, अब ये वाला जो हमारे पास है, ये दो हैं। एक ये जरा पुरानी HTML में चले जाएं तो बोल्ड होता था। जब HTML लॉन्च हुई थी तो बोल्ड ही होता था सिर्फ। उसके बाद क्या आ गया? स्ट्रॉन्ग आ गया। ठीक है, ये दूसरा टैग है। अब इसका मतलब क्या हुआ? दोनों ही टैग्स हैं। जरा शक्ल देखते हैं, दोनों में कोई फर्क है? कोई फर्क नहीं है, बिल्कुल एक जैसे हैं। भाई आप बोल्ड भी यूज कर सकते हो और आप स्ट्रॉन्ग। मैं क्या करता हूँ, मुझे वो कह देता है कि भाई बहुत सारे बोल्ड यूज किए आपने, तो फिर मैं क्या करता हूँ, बाकी के स्ट्रॉन्ग कर देता हूँ। दोनों का एक ही बिहेवियर है ना, तो मैं कहीं पे स्ट्रॉन्ग यूज करूंगा और कहीं पे बोल्ड यूज करेंगे हम लोग। ठीक है, तो कंटेंट की भी अंडरस्टैंडिंग हो गई। अब हमारे पास बच गए हाइपरलिंक्स। ठीक है, एक तो हमने हाइपरलिंक को समझना है और इसके अलावा एक दो चीज़ें और समझेंगे जो कि शायद इससे रिलेट तो नहीं करेंगे, लेकिन हमें पता होनी चाहिए ये मैप कैसे आया यहाँ पे। हाँ, और यही वाली वेबसाइट में आप लोगों को दूंगा कि जो मैंने अब सिखाया आपको, इसकी आप एसईओ करें, वेबसाइट अपनी मर्जी से रीडिज़ाइन करें। इस वेबसाइट को आप लोगों ने रीडिज़ाइन करना है। रीडिज़ाइन करने का मतलब क्या है कि आप लोगों ने अपनी अपनी वेबसाइट बना लेनी है। भाई जिस तरह का भी दिल करता है बना लो, और जब मैं एसईओ करवाऊँगा तो एसईओ उसके ऊपर अप्लाई करें जो आपकी वेबसाइट हो। फिर अगर आपका बजट हो होस्टिंग खरीदने का, तो आपको इसी होस्टिंग खरीदें और अपनी वेबसाइट को उस पर अपलोड करके रिजल्ट्स भी देखें। ठीक है,